नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और बिग ब्रेकिंग में रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। रायपुर से आ रही बड़ी खबर। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रमन सिंह के समय शराब घोटाले पर यह मामला, दरअसल बड़ा बयान कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का आरोप लगाया। रमन सिंह के राज में करीब 4400 करोड़ का घोटाला हुआ, शराब घोटाला, और शराब निर्माताओं को लाभ पहुंचाया गया। फायदा पहुंचाने के लिए नियमों की अनदेखी की गई। 2012 से 2017 तक नियमों को ताक पर रखा गया और समुद्र सिंह को संविदा में 9 साल तक रखा गया। हम इस मामले में ईडी और ईओडब्ल्यू से शिकायत करेंगे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से शिकायत करेंगे और इस घोटाला और गड़बड़ियों की जांच की जाए। सुशील आनंद शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह बड़ा बयान दिया और पूर्व की रमन सरकार पर निशाना साधते नजर आए और 4400 करोड़ के शराब घोटाले का आरोप पूर्व की रमन सरकार पर उन्होंने लगाया है। कांग्रेस के संचार विभाग के प्रमुख हैं सुशील आनंद शुक्ला। क्या कुछ उन्होंने कहा यह भी सुनवाएंगे आपको। फिलहाल आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह बड़ा बयान उन्होंने दिया और ईडी से, ईओडब्ल्यू से शिकायत किए जाने की बात वो कर रहे हैं। साथ ही साथ रमन सिंह की पूर्व की सरकार को घोटालेबाज सरकार उन्होंने कहा और जिस तरह से शराब घोटाले का आरोप वो लगा रहे हैं, हालांकि अभी तक कोई प्रतिक्रिया बीजेपी की तरफ से नहीं आई है इस मामले पर, इंतजार रहेगा इसका भी। फिलहाल आपको बता दें कि रमन सिंह के समय शराब घोटाले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने की। उनका यह आरोप है कि रमन सिंह की सरकार के समय में शराब घोटाला हुआ। 4400 करोड़ रुपए का यह शराब घोटाला था। शराब निर्माताओं को लाभ पहुंचाया गया, फायदा पहुंचाने के लिए नियमों की अनदेखी की गई और 2012 से 2017 तक नियमों को ताक पर रखा गया। समुद्र सिंह को संविदा में 9 साल तक रखा गया। हम इस मामले में ईडी और ईओडब्ल्यू से शिकायत करेंगे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से शिकायत किए जाने की बात सुशील आनंद शुक्ला कह रहे। क्या कुछ उन्होंने कहा यह भी सुनवाते हैं आपको। रमन सिंह की सरकार के समय छत्तीसगढ़ की जो आबकारी नीति थी, वही आबकारी नीति आज भी यथावत रूप से लागू है। 2017 में छत्तीसगढ़ का शराब से आने वाला जो प्रतिवर्ष का राजस्व था वो 3900 करोड़ रुपए था। कोई नीति परिवर्तित नहीं हुई है, दुकानों की संख्या कम ही हुई है, बढ़ी नहीं है। लेकिन छत्तीसगढ़ में वर्तमान में शराब से जो राजस्व आता है 6000 करोड़ रुपए आता है, लगभग 1.5 गुना अधिक राजस्व आता है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि उस समय का जो ये 4400 करोड़ रुपए का जो घपलेबाजी है, यदि वही नीति है, किसी भी प्रकार का कोई राजस्व में कटौती नहीं की गई है, दुकानों में कमी हुई है, बढ़ोतरी नहीं हुई है, राजस्व 6000 है, अर्थात उस समय जो घोटालाबाजी के कारण सरकार के राजस्व में क्षति पहुंचाई गई थी। और आज हमारी सरकार आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे ईडी 2000 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप लगाती है, मनगढ़ंत आरोप लगाती है, जिनके पास में किसी भी प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं है। ऐसे में हम मांग करते हैं कि ईडी इस 4400 करोड़ रुपए के प्रमाणित घोटाले के संबंध में भी जांच करे। ईओडब्ल्यू जिसने अभी तक सिर्फ समुद्र सिंह के ऊपर में कार्रवाई की है, वह रमन सिंह, अब तत्कालीन आबकारी मंत्री अमर अग्रवाल और तत्कालीन आबकारी सचिव, आबकारी आयुक्त गणेश शंकर मिश्रा के ऊपर में भी कार्रवाई करने का साहस दिखाए। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि चावल घोटाला के आरोप को लेकर सीएम ने पलटवार किया और बीजेपी के पास षड्यंत्र के अलावा कुछ नहीं बचा। भूपेश बघेल ने कहा केंद्र ने 28 लाख टन चावल दिया था, हमने 27,50,000 टन अनाज वितरित किया और 27,50,000 टन अनाज वितरित किए जाने की बात वो कह रहे हैं। और साथ ही कहा कि हम पर जो आरोप लग रहे हैं वो बेबुनियाद हैं। रमन सिंह की सरकार में हजारों करोड़ का घोटाला हुआ। रमन सिंह जी ये बताएं, वसूली की क्या कार्रवाई आपने की? बलौदा बाजार में 1000 टन का चावल घोटाला हुआ, जो हम पर आरोप लगा रहे हैं वो बेबुनियाद है। पिछले 1 महीना पहले रमन सिंह ने ये आरोप लगाया था कि 5127 करोड़ का चावल घोटाला हो गया। अब रमन सिंह के पास षड्यंत्र करने या भारतीय जनता पार्टी के पास षड्यंत्र करने के अलावा और कोई काम बचा नहीं है कि रमन सिंह जी
2004 से लेके 2015 तक के नान घोटाला करते रहे, हजारों करोड़ का घोटाला हुआ। रमन सिंह के सरकार में आप सब जानते हैं, चुनाव संपन्न होने के बाद वो राशन कार्ड लाखों की तादाद में काटते रहे। 8 में भी काटे, 13 में भी काटे, और 2-4 हजार नहीं बल्कि 12 से 15 लाख राशन कार्ड काटे। रमन सिंह जी बताए, जब खुद आपने काटा है तो फिर वसूली की कार्रवाई क्या किया आपने? जब राशन कार्ड गलत है तो फिर वसूली की कार्रवाई क्या किया आपने? दूसरी बात कि 2013 से 15 के बीच इस दौरान बलौदा बाजार में 1000 करोड़ का धान घोटाला हुआ। रमन सिंह के गृह जिले कवर्धा में 2000 टन धान चोरी हो गया। इसमें सब लिपापोती कर दिए, भाजपा के नेता बच गए और बेकसूर लोग फंस गए। ये उनकी स्थिति है। जो हम पे आरोप लगा रहे हैं वो बेबुनियाद है, मनगढ़ंत है और लोगों को गुमराह करने वाला है। और मध्य प्रदेश में लव जिहाद की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ। हिंदू लड़कों का ब्रेन वॉश कर उनका धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है और उनके जरिए हिंदू लड़कियों को जाल में फंसाया जा रहा है। और इस साजिश में प्रोफेसर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जैसे लोग शामिल हैं। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ऐसे जिहादियों को कॉकरोच और एमपी पुलिस को पेस्टिसाइड बताते हुए इनके सफाई की बात कही है। हिंदू बेटियों को ब्रेन बास करके फंसाकर शादी कर पहले लड़के बने मुस्लिम और फिर लड़कों के द्वारा उन लड़कियों को इस तरह का किया गया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का एक खुलासा चौंकाने वाला है। देश में लव जिहाद के मामले पहले भी सामने आए हैं, लेकिन हाल में एमपी से गिरफ्तार एचयूटी के 11 संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ में हिंदू लड़कियों को लव जिहाद में फंसाने की नई चाल का खुलासा हुआ। गृह मंत्री ने कहा कि संदिग्धों से पूछताछ में 7 लड़कों के धर्म परिवर्तन की बात पता चली है। धर्म परिवर्तन के बाद उन्होंने हिंदू लड़कियों को जाल में फंसाया। हिंदू बेटियों को ब्रेन बास करके फंसाकर शादी कर पहले लड़के बने मुस्लिम और फिर लड़कों के द्वारा उन लड़कियों को इस तरह का किया गया। हिंदू लड़के लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराने, उन्हें आतंक की साजिश में शामिल करने के लिए ब्रेन वॉश किया जा रहा है। ये ब्रेन वॉश करने वाले बेहद पढ़े लिखे लोग हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि प्रोफेसर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जिम ट्रेनर, कोचिंग संचालक, सॉफ्टवेयर टेक्नीशियन जैसे लोग इसमें शामिल हैं। ये लोग लव जिहाद में लगे हुए हैं। जहां तक सवाल 7 लोगों के धर्म परिवर्तन का है, ये अपने आप में पूछताछ में सब चीजें धीरे धीरे निकलती आ रही हैं। और अचंबा आप देखिए, ये ब्रेन बास करने वाले जो लोग हैं ये साधारण लोग नहीं है। एक प्रोफेसर है, एक जिम का ट्रेनर है, एक कोचिंग चलाता है, एक सॉफ्टवेयर का इंजीनियर है, एक सॉफ्टवेयर का टेक्नीशियन है। इस तरह के लोग ये लव जिहाद जैसे काम में लगे हुए थे। गृह मंत्री जिहादियों को कॉकरोच और एमपी पुलिस को पेस्टिसाइड बताते हैं। गृह मंत्री ने उनके सफाई की बात कही है। इसके साथ ही वो आंकड़े भी दे रहे हैं, जिससे ये पता चलता है कि आतंकी संगठनों से जुड़े लोग प्रदेश में सक्रिय हैं। हालांकि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। प्रदेश में अलग अलग कट्टरपंथी संगठनों से जुड़े कई आरोपी गिरफ्तार किए गए। हाल ही में एचयूटी के 11 संदिग्ध एमपी से गिरफ्तार किए गए। इनमें से 10 गिरफ्तारी भोपाल से, एक संदिग्ध छिंदवाड़ा से पकड़ा गया था। इससे पहले 8 राज्यों से जेएमबी के 70 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए थे। इनमें से 3 बांग्लादेशी आतंकी एमपी से ही गिरफ्तार हुए थे। पीएफआई के 22 संदिग्धों को भी एटीएस ने भोपाल, उज्जैन, इंदौर और नीमच से गिरफ्तार किया।
एक बात मैं बता दूं आपको कि जिहादी काकरोचों के लिए मध्य प्रदेश की पुलिस पेस्टिसाइड की तरह ये ढूंढ ढूंढ के निकाल के मारेगी। 3 बड़ी कार्रवाइयां अभी पिछले महीनों की आप देख लें। जेएमबी जमायत उल मुजाहिदीन, इसके जो 3 बांग्लादेशी थे वो भोपाल में पकड़े गए। देश भर में 8 राज्यों में 70 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया था। पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, 22 लोगों को एटीएस ने हमारी ने गिरफ्तार मध्य प्रदेश में किया था। भोपाल, उज्जैन, इंदौर, नीमच ये सब पकड़े गए थे। और तीसरा ये एचयूटी हिजर तहरीर वाले लोग 16 अभियुक्तों को पकड़ा है, 10 भोपाल में, 1 छिंदवाड़ा में, 5 हैदराबाद में, ये पकड़े गए हैं। अब तक झूठी पहचान बताकर लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाने और शादी कर उनका धर्म परिवर्तन के मामले सामने आते थे, लेकिन अब आतंकी इसके लिए नए तरीके अपना रहे हैं। हिंदू लड़कों का ब्रेन वॉश कर उनके जरिए लड़कियों को फंसाया जा रहा है। प्रोफेसर से लेकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जैसे लोग इस साजिश में शामिल हैं, लेकिन गृहमंत्री ने साफ किया है कि ऐसे आतंकियों का एमपी से सफाया कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और शैलेंद्र सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, ये तो वो लोग हैं जिनका ब्रेन वॉश किया गया है, और अभी वो कहां हैं जो ये सब कुछ कर रहे हैं? इसके पीछे जो लोग हैं जिन्हें गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कॉकरोच कह रहे हैं, वो कॉकरोच कहां हैं? बहुत जरूरी है और यही कारण है कि एटीएस और एनआईए की टीम लगातार जो संदेही पकड़े गए हैं, जिसमें से 10 भोपाल, 1 छिंदवाड़ा और 5 हैदराबाद से पकड़े गए थे, उन सबसे पूछताछ करने में जुटी हुई है। अभी हालांकि जो प्रारंभिक जानकारी सामने आई है उसमें ये पता चला है कि भोपाल का जो जिम ट्रेनर है यासीन खान, वो इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। इसके साथ ही उसका जो साथी है बैरसिया का रहने वाला सौरभ, जो अपना धर्म परिवर्तन करके सलीम बन गया था, वो भी जो कि हैदराबाद के कॉलेज में प्रोफेसर के तौर पर 3 साल से काम कर रहा था, उसकी भी भूमिका इस पूरे घटनाक्रम में अहम मानी जा रही है। उसके बारे में ये पता चला है कि न केवल उसने अपना खुद का धर्म परिवर्तन किया था, बल्कि अपनी पत्नी का भी धर्म परिवर्तन कराया था। तो ऐसे जो लोग हैं वो तमाम लोग अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। 16 लोगों में से 7 लोगों की इस बात को लेकर पुष्टि हुई है कि ये लोग हिंदू थे और बाद में उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बने। अगर राजधानी भोपाल के लिहाज से बात करूं तो जो 10 आरोपी गिरफ्तार हुए थे उनमें से 5 लोगों ने यह स्वीकार किया है कि वो पहले हिंदू थे, बाद में मुस्लिम बने, और उन्होंने अपने प्रेम जाल में राजधानी भोपाल और उसके आसपास की लड़कियों को फांसा और उसके बाद उनको भी हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट कराया। तो ये अभी शुरुआत भर है। जिस तरीके से गृह मंत्री साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि इस सब के जो तार हैं वो जो एक एक करके जुड़ते चले जा रहे हैं। लगातार एटीएस और एनआईए की जो टीम है वो इनसे पूछताछ कर रही है। जिस तरीके से अभी ये लोग इन लोगों से पूछताछ चल रही है, उसके बाद आगे भी कार्रवाई होगी। हालांकि बहुत सारी जानकारियां एनआईए और एटीएस ने जुटा ली हैं, लेकिन अभी सुरक्षा कारणों के चलते उनका खुलासा नहीं हो रहा है। लेकिन न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि जिस जिस इलाकों में इन लोगों के तार फैले हुए हैं उस सब पर भी कार्रवाई की जाएगी। और जिस तरीके से हैदराबाद के जिस कॉलेज में वो प्रोफेसर था उस कॉलेज के जो है वो एक सांसद हैं मध्य प्रदेश हैदराबाद से, तो ऐसे में अब गृह मंत्री खुद उन पर आरोप लगा रहे हैं कि देखिए आप आसानी से समझ सकते हैं कि जिस व्यक्ति के कॉलेज में बैरसिया का सौरभ जो है वो पढ़ाता था, लेकिन बाद में उसका ब्रेन वॉश किया गया और वो सलीम के नाम से उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। और ऐसे में उसने न केवल अपना धर्म परिवर्तन किया बल्कि अपनी पत्नी का भी धर्म परिवर्तन किया। तो कहीं ना कहीं गृह मंत्री कह रहे हैं कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई मध्य प्रदेश में की जा रही है, चाहे वह जेएमबी के आतंकियों की बात हो या फिर पीएफआई से जुड़े लोगों की बात हो या फिर अब हर्ष से जो जुड़े हुए लोग थे उन पर कार्रवाई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा बिल्कुल, और इन पर एक्शन होगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी ये साफ संकेत दे दिए हैं। शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। और जबलपुर में दिग्विजय सिंह का एक और बयान, हिंदुत्व की धारणा जो बात न माने डंडे मारो, हिंदुत्व की धारणा जो बात न माने घर तोड़ दो, जबकि सनातन धर्म में कहते हैं धर्म की जय हो। बजरंग दल का बलराम पकड़ा गया था जासूसी में, बलराम करता था आईएसआईएस के लिए जासूसी का काम। दिग्विजय सिंह ने बजरंग दल और बीजेपी पर सवाल उठाए हैं। हिंदुत्व की धारणा पर और सनातन धर्म पर दिग्विजय सिंह का एक और बयान। और इस दौरान
जबलपुर में मौजूद दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया। हमारा सनातन धर्म है, हम हिंदुत्व को धर्म नहीं मानते। सनातन धर्म के आयोजन में क्या नारा लगता है? धर्म की अधर्म का प्राणियों में और विश्व का कल्याण, ये सनातन धर्म है। हिंदुत्व में ये नहीं है। हिंदुत्व में ये कि जो हमारी बात नहीं माने उसको डंडा मारो, उसका घर तोड़ दो, उससे पैसे खा जाओ। ये और क्यों आप भूल जाते हो? आपके पड़ोस में बजरंग दल के नेता श्री बलराम सिंह सतना के आईएसआई के लिए पाकिस्तानी एजेंसी के से पैसा लेकर जासूसी करते पकड़े गए और 20 लोग उनके साथ और थे। ध्रुव सक्सेना भोपाल का आईटी का अध्यक्ष, भोपाल का आईएसआई के लिए जासूसी कर रहे थे और अभी एक पकड़े गए डीआरडीओ के अधिकारी जो सावरकर जी को के शिष्य हुआ मानते थे अपने आप को, पाकिस्तानी एजेंसी के लिए जासूसी कर रहे थे। मेरी घोर आपत्ति इस बात की है कि शिवराज सिंह चौहान ने इन लोगों के खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट क्यों नहीं लगाया? उनको जमानत कैसे होने दी? हाई कोर्ट की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जमानत के खिलाफ अपील क्यों नहीं की गई? क्योंकि आप आरोप लगा रहा हूं शिवराज सिंह चौहान आप पर कि आपकी मिली भगत से ये सब कुछ हो। और इस पूरे मामले को लेकर एक रिएक्शन जरूर बीजेपी से लेना बनता है। ऐसे में नेहा बग्गा जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, बीजेपी के प्रवक्ता। नेहा जी, एक अभी दिग्विजय सिंह बोल रहे हैं कि सनातन धर्म में धर्म की जय हो कहा जाता है, जबकि हिंदुत्व की धारणा है कि जो बात ना माने उसे डंडे मारो, उसका घर तोड़ दो। देखिए, मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह जी की आदत में शुमार हो गया है कि किसी प्रकार से हिंदुओं को नीचा दिखाना, उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करना। अब आज वो क्या कह रहे हैं? हिंदू मतलब डंडे मारो, हिंदू मतलब दंगे फैलाओ, और सनातन से हिंदुत्व को अलग करके दिखा रहे हैं। तो कांग्रेस का ये जो ध्रुवीकरण का एजेंडा है और हिंदुओं को नीचे दिखाने का एजेंडा कुछ नया नहीं है। और खास तौर पर जहाँ पर दिग्विजय सिंह जी की बात होती है, हिंदू टेररिज्म गढ़ने वाला कौन था? श्रीमान दिग्विजय सिंह। सैफरन टेररिज्म गढ़ने वाला कौन था? श्रीमान दिग्विजय सिंह। हिंदुओं के लिए जब जब अपमानित करने वाले शब्द आए उसमें प्रथम श्रेणी में श्रीमान दिग्विजय सिंह रहे हैं। आज अब वो सनातनियों को हिंदुत्व से अलग कर रहे हैं, कल हिंदुत्व को सनातनियों से अलग कर देंगे, जबकि दोनों का भाव एक ही है। कोर्ट कह चुका है कि हिंदुइज्म जो है, हिंदुत्व जो है वो वे ऑफ लाइफ है, पद्धति है और जीने की एक पद्धति है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी और खास तौर पर दिग्विजय सिंह, इन्होंने सुपारी ली हुई है कि किसी प्रकार से हिंदुओं को। अजय यादव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से, मैं उनका भी एक रिएक्शन ले लेता हूं। अजय जी, दिग्विजय सिंह जी का एक बयान आया भी, आपने संभव सुना होगा, जिसमें वो कह रहे हैं कि सनातन धर्म, हम सनातनी हैं, जबकि हिंदू धारणा में क्या होता है कि जो बात न माने उसे डंडे मारो, उसका घर तोड़ दो। देखिए आशीष जी, दिग्विजय सिंह जी ने जो बात कही है वो कथाकथित उन संगठनों के लिए कही है जो हिंदुत्व के नाम पे इस तरह की गुंडागिर्दी करते हैं। और भाजपा के नेता बहुत सारी बातें कोट कर रहे थे। बजरंग दल के आईएसआई से संबंध तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहे थे, तो बड़े बहुत उदाहरणों के साथ बताए थे कि बजरंग दल के लोग किस तरह से आईएसआई से जुड़े हुए हैं। और उसके अलावा सैफरन आतंकवाद, भगवा आतंकवाद कहने वाले आरके सिंह जो भाजपा सरकार में मंत्री हैं, गृह सचिव के तौर पे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के झूठ बोलने से तथ्य नहीं बदल सकते हैं। हम जानते हैं कि सनातन धर्म किस तरह का है और किस तरह से कुछ संगठन इन नामों पर अपनी राजनीति कर रहे हैं। ऐसी ही राजनीति कर्नाटक में करने की कोशिश करी। जिन लोगों ने बजरंग दल को बजरंगबली से जोड़ने की कोशिश करी और जनता ने उन्हें सही रास्ता दिखा दिया और बजरंगबली ने भी ठिकाने लगा दिया। अब वही बात भाजपा के नेता फिर से कर रहे हैं। हिंदुत्व और सनातन धर्म
में जो अंतर है बिल्कुल, ये बयानबाजी अलग, आप चूंकि चुनाव है तो सर बयानबाजी रहेगी, और चूंकि आप कह रहे हैं कि ये हिंदुत्व का जो एजेंडा लेकर चलने वाले दल हैं उनके लिए ये बात उन्होंने कही है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बढ़ते हैं आगे, जांजगीर चांपा से एक बड़ी खबर आई, जहां शराब से 3 लोगों की मौत के मामले में पुलिस ने किराना दुकान को सील किया है। किराना दुकान से खरीदी गई थी ये शराब, आरोपी दुकानदार से पूछताछ की जा रही है। नवागढ़ के ग्राम रोगदा का ये पूरा मामला है, जहां एक किराना दुकान से शराब खरीदी गई। किराना दुकान में शराब कैसे आई, ये भी एक गंभीर प्रश्न है। और शराब आई तो ये जहरीली शराब, जिसे पी लेने से 3 लोगों की जान चली गई, जिसमें एक सेना का जवान भी शामिल था। और अब इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज सुबह करीबन 7 बजे ग्राम रोगदा थाना नवागढ़ के निवासी परसराम साहू, सतीश कश्यप और नंदलाल कश्यप गांव के ही हर प्रसाद साहू से शराब लेकर उसका शराब पिए, और शराब पीने के कुछ देर बाद ही उक्त दुकान से थोड़ी ही दूर पर लड़खड़ाने लगे और गिर गए। उसके बाद से उनके परिजन के द्वारा उनको CHC नवागढ़ लाया गया इलाज के लिए, जहां डॉक्टरों द्वारा उनको ब्रॉड डेड घोषित कर दिया गया। डॉक्टरी मेमो प्राप्त होने पर थाना नवागढ़ में तत्काल मर्ग कायम कर जांच में लिया गया। जांच के दौरान FSL के अधिकारियों को बुलाया गया है, उनके द्वारा घटनास्थल और शव का निरीक्षण किया जा रहा है। शव का पंचनामा किया गया है और पोस्टमार्टम डॉक्टरों की टीम के द्वारा कराया जा रहा है। जो दुकान मालिक है उसको पुलिस के द्वारा हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। और एक छोटा सा ब्रेक यहाँ ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं।